नमस्कार। अनादि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं सत्ता और सियासत के इस एपिसोड में। क्या है खास और क्यों है खास, हम आपको यह बताएंगे। इस एपिसोड में बात होगी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बारे में हम बात करेंगे। इस समान नागरिक संहिता से मध्य प्रदेश के आदिवासी कितने प्रभावित होंगे, यह भी हम आपको बताएंगे। बात होगी राजनीतिक नियुक्तियों की, जिसमें एक आदिवासी महिला की नियुक्ति ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया। आरएसएस की पहली यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको बताएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश की सियासत का मिजाज भी इस एपिसोड में खास है। सत्ता के चर्चित चेहरे बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं सत्ता और सियासत की। 2028 के चुनाव का मुद्दा यूसीसी और महिला आरक्षण होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों मुद्दों पर इन दिनों सियासत हो रही है। समान नागरिक संहिता के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा अभी से तय कर रही है। समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। रंजना प्रसाद देसाई की ही अध्यक्षता वाली कमेटी ने पहले उत्तराखंड फिर गुजरात राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया। गुजरात विधानसभा ने हाल ही में इस कानून को पारित किया है, जबकि उत्तराखंड वर्ष 2024 में लागू कर चुका है। उत्तराखंड और गुजरात में विधानसभा के चुनाव अगले साल होना है। अगले साल कुल 7 राज्यों के चुनाव हैं। इनमें गोवा और पंजाब भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होगा। गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगाली दौर से चल रही है। पुर्तगाली सिविल कोड पर आधारित समान नागरिक संहिता 1962 से ही लागू है। यह कानून धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी गोवा वासियों पर विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के मामलों में समान रूप से लागू होता है। जहां संपत्ति में बेटी और पत्नी को भी बराबर का हक प्राप्त है। मध्य प्रदेश में अगले साल तक इसे कानूनी रूप दिया जा सकता है। समान नागरिक संहिता को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस का विरोध होगा। कांग्रेस विरोध करती है। इसी विरोध के जरिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को आगे बढ़ाएगी। गुजरात और उत्तराखंड का मॉडल ही मध्य प्रदेश में कॉपी पेस्ट होगा। इन दोनों राज्यों ने अपनी आदिवासी आबादी को समान नागरिक कानून में शामिल नहीं किया है। उत्तराखंड में 3% और गुजरात में 15% आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 21% आदिवासी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात में आदिवासी आबादी 89 लाख के करीब है, जो इसकी कुल आबादी का लगभग 15% है। समुदाय के सदस्य बड़े पैमाने पर राज्य के 14 पूर्वी जिलों में फैले हुए हैं। पूर्वी गुजरात में आदिवासी बेल्ट, जिसमें 27 विधानसभा की सीटें आती हैं, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में कुल 47 विधानसभा सीट जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बड़ा राज्य है। जो राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून विधानसभा में पारित हुआ है, वहां विवाह का पंजीयन और लिव इन का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की गई समिति राज्य के मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों का व्यापक अध्ययन करेगी, जिसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यह पैनल अन्य राज्यों, विशेष रूप से उत्तराखंड और गुजरात द्वारा अपनाए गए मॉडलों की भी जांच करेगा, ताकि प्रासंगिक प्रथाओं की पहचान की जा सके। ये आदिवासियों के बारे में। समिति में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, विधि विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह भी शामिल हैं। रिपोर्ट और कानून का मसौदा तैयार करने समिति को 60 दिन का समय दिया गया है। शत्रुघ्न सिंह उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं। 1983 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। सिंह उत्तराखंड में यूसीसी क्रियान्वयन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। देश की सियासत के लिए 4 मई का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। भारतीय जनता पार्टी को इस दिन पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी सफलता मिली।
देश की आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में अपना भगवा फहराया। वो मुश्किल काम जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में नहीं हुआ, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के कारण संभव हुआ। देश में भाजपा की चर्चा थी तो ग्वालियर में बंगाल के साथ पार्टी की अंदरूनी राजनीति की चर्चा भी चल रही थी। मुख्यमंत्री इस दिन ग्वालियर में थे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर राजस्थान में। मुख्यमंत्री ने आरएसएस के पहले विश्वविद्यालय भवन का भूमि पूजन किया। यहाँ दिलचस्प यह है कि आरएसएस के पहले विश्वविद्यालय का भूमि पूजन हो रहा है और केवल मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हैं, ग्वालियर के दूसरे नेता नहीं हैं, इसलिए इस विषय पर ज़्यादा चर्चा हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से वर्चुअल जुड़कर ग्वालियर से बेंगलुरु की जो नई फ्लाइट है उसका तोहफा दिया। अब हम बात करते हैं आरएसएस के विश्वविद्यालय की। ये आरएसएस का पहला निजी विश्वविद्यालय है। ग्वालियर में अगले साल गुरु पूर्णिमा पर शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 मई को इस विश्वविद्यालय भवन का भूमि पूजन किया। विश्वविद्यालय ऋषि गालब के नाम पर है। ग्वालियर ऋषि गालब की नगरी है। ऋषि गालब विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य भारत शिक्षा समिति द्वारा की जा रही है। मध्य भारत शिक्षा समिति के संस्थापक श्रद्धेय सदाशिव गणेश गोखले थे। उन्होंने 85 वर्ष पहले जुलाई 1941 में इसकी स्थापना की थी। शिक्षा के अलग को जगाया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ग्वालियर के बेला ग्राम में इस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया, जो लगभग 55 बीघा जमीन पर है। 125 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। भारत जो शिक्षा समिति उसके अध्यक्ष राजेंद्र बांदिल हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य सुरेश सोनी मुख्य वक्ता थे। विद्या भारती संघ का अनुषांगिक संगठन है। इसके द्वारा शिक्षा संस्थान संचालित किए जाते हैं। 42 डिग्री कॉलेज देश भर में हैं। ग्वालियर के ऋषि गालब महाविद्यालय है ग्वालियर का, उसमें बड़े बड़े नेता निकले हुए हैं। जो विद्या भारती का जो शिक्षा का नेटवर्क है, स्कूल नेटवर्क है, वो बहुत बड़ा, सभी जानते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। 12,000 से अधिक स्कूल हैं। इनमें लगभग 45 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं, जिनका कहते हैं ना कि विद्या भारती हमेशा कहती है कि राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण की जो शिक्षा है वो इन विद्यार्थियों को दी जाती है। शिक्षक भी लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा इन स्कूलों में शिक्षक हैं और देश के 684 जिलों तक विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर की पहुंच है। बेंगलुरु से नई दिल्ली की फ्लाइट थी जो दूसरी राजनीति चल रही थी, जिसका जो शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल जोड़कर किया था। उस फ्लाइट की यदि हम बात करें तो जो है ये अलग तरह का एक कार्यक्रम था, जिसमें वर्चुअल चूँकि ये जुड़े थे बहुत सारे लोग, ग्वालियर के नेता भी थे, तो इसमें ग्वालियर के लिए एक सौगात मिली है। सिंधिया हो सकता है कि इसलिए इस कार्यक्रम आरएसएस का जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित नहीं रहे हों, क्योंकि असम जो राज्य है वो सिंधिया के मंत्रालय वाले राज्य का एक हिस्सा है। उत्तर पूर्वी राज्य का जो मंत्रालय अलग से है वो सिंधिया के पास है, तो हो सकता है वो उसके कारण दिल्ली में हो, इसलिए वो वर्चुअल जुड़े हों। तो जो है इसलिए ग्वालियर में भी वो नहीं आए होंगे। इस दिन ग्वालियर की जो राजमाता विजय राजे सिंधिया का एयरपोर्ट है, उससे आकाशा एयरवेज की जो नई उड़ान चालू हुई है वो ग्वालियर दिल्ली बेंगलुरु है। ये फ्लाइट सप्ताह में 6 दिन चलेगी और इसके पहले जो फ्लाइट चलती थी वो फ्लाइट उसकी टाइमिंग्स भी कुछ जो है इसमें परिवर्तन किया गया है। सिंधिया को हम जानते हैं कि वो एक डेवलपमेंट का फेस है ग्वालियर रीजन के लिए। इस तरह का कोई प्रयास कोई दूसरा नेता अन्य रीजन में करता हुआ दिखाई नहीं देता। वो लगातार उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहते हैं, नई परियोजनाएं योजनाएं लाते रहते हैं। ग्वालियर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी उन्हीं की देन है। वहाँ अब कई फ्लाइट चल रहे हैं। ग्वालियर कनेक्टिविटी के मामले में बहुत पुअर था। इंदौर में नंबर 1 पर है हमारा जो कनेक्टिविटी के मामले में, दूसरे नंबर पर भोपाल आता है। अब धीरे धीरे जो एयर फैसिलिटी अन्य जो ज़िले हैं या संभागीय मुख्यालय हैं या धार्मिक स्थल हैं वहाँ बढ़ रही है, लेकिन ग्वालियर में जो सर्विसेज बढ़ रही हैं, जो फ्लाइट्स बढ़ रही हैं, उसके पीछे केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ है। कोई दूसरे नेता इसमें हमें एक्टिव दिखाई नहीं देते, इसलिए ये कार्यक्रम भी वहाँ ग्वालियर का महत्वपूर्ण था। और थोड़ा सा भी यदि कोशिश होती तो शायद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में जुड़ते तो इसका जो स्वरूप है हो सकता है कुछ अलग स्वरूप होता और इसमें लोग राजनीति नहीं देखते और कई तरह की जो बातें नहीं करते। अब हम बात करते हैं उस महिला की जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। गुड्डी आदिवासी
उसका नाम है। इसके बारे में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत सारे लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा ये नाम। ये जो है ये नाम ऐसा नाम है जिसको सभी ने चौंकाया। मुख्यमंत्री ने जो अभी तक नियुक्तियां की हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निगम मंडलों में 60 से ज़्यादा अशासकीय लोगों को उन्होंने पद दिए हैं, लेकिन उसमें जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कम है। गुड्डी आदिवासी का नाम एकमात्र ऐसा नाम है जो आदिवासी महिला के तौर पर इस सूची में है। उन्हें सहारिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो प्राधिकरण है इसका जो कार्य है ग्वालियर चंबल इलाके में है। इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है केवल ग्वालियर चंबल के जिले हैं। और जो सहारिया आदिवासी है वो जो है विशेष पिछड़ी जनजाति इसे हम कहते हैं, ये उसमें आती है और इसके संरक्षण के लिए काफ़ी काम किए जा रहे हैं। आपको याद होगा 2017 का बाई इलेक्शन, इसमें जो तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वहाँ नगद राशि देने का जो काम शुरू हुआ था वो वहाँ जब कोलारस में उपचुनाव थे उस वक्त शुरू किया था, वो सहारिया वोटों के लिए। जो सहारिया जो आदिवासी हैं इनकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 4.25 लाख के करीब आदिवासी बचे हैं और 26 जो विकास खंड हैं वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के, उसके केवल 1100 गाँव में ये निवास करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा एरिया है जिसमें ये शहरिया है। और शहरिया आदिवासी की महिला को आपने यदि प्रमुखता दी है तो ये सियासत अलग तरह की है। स्वाभाविक है लोग इस पर चौंक रहे होंगे। यदि महिला आयोग में महिलाओं की नियुक्ति ना होती तो सोचिए, हो सकता है वहाँ भी पुरुष अपॉइंट हो जाते। तो महिला आयोग में एक अध्यक्ष भी बनाया गया और एक सदस्य भी बनाया गया। ये कुल 3 नियुक्तियाँ जो है 60 लोगों में 3 ऐसी नियुक्तियाँ जो महिलाओं की हैं। यहाँ जो 33% आरक्षण की बात आती है तो जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे ना तो निगम मंडल की सूची में 33% आरक्षण दिखाई नहीं देता। महापौर जो ग्वालियर की थी पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, उनका मामला लटक गया है। हो सकता है देर सवेर उन्हें भी महिला आयोग में जगह मिल जाए। कहा यह जाता है ग्वालियर संभाग से ज़्यादा नेता हो गए थे इसलिए अब समीक्षा गुप्ता का नाम कट गया है। इससे क्षेत्रीय संतुलन भी बिगड़ने का अंदेशा था, इसलिए समीक्षा गुप्ता अभी पेंडिंग में है। लेकिन जो हम गुड्डी आदिवासी की बात कर रहे थे वो ग्वालियर चंबल संभाग से हैं, श्योपुर की रहने वाली हैं। उनका सबसे पहली बार जो नाम सामने आया था वो 2010 में चर्चा में आया था। वे जिला पंचायत श्योपुर की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष बनाया था, भारतीय जनता पार्टी में तो बाद में आई। कांग्रेस की मजबूरी थी क्योंकि श्योपुर जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद था वो आदिवासी महिला के लिए आरक्षित हो गया था, लेकिन कोई जो है आदिवासी महिला जीती नहीं थी, भाजपा की भी नहीं जीती थी, अन्यथा भाजपा की होती। तो गुड्डी आदिवासी को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया और वो निर्वाचित हुई थी तो उनके राजयोग थे जिसके कारण अध्यक्ष का पद मिला, अध्यक्ष बन गई। बाद में जब नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए तब उन्होंने गुड्डी आदिवासी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और वो भारतीय जनता पार्टी की हो गई। अब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके कारण ही गुड्डी आदिवासी को शहरिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी कह सकते हैं राजयोग फिर से जाग गया है। इसी कारण जो पूर्व विधायक हैं सीताराम आदिवासी, उनको शहरिया विकास प्राधिकरण में दूसरा मौका नहीं मिला। वे पूर्व विधायक हैं और इन दिनों श्योपुर जिले में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जो निगम मंडल के अध्यक्ष बने, उनकी खिलाफत के कारण चर्चा में है। गुड्डी आदिवासी पिछले कई सालों से जो गोली बिस्किट की दुकान होती है ना वो चला रही, उसी से अपना सामान्य जीवन चला रहे हैं। लेकिन देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है। अब वो अध्यक्ष है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उनमें 3 का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से भी रहा है। ये राज्य जो है तमिलनाडु, केरल और असम है। असम विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान के पति रकीबउद्दीन अहमद सिमरिया विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी थे। उनकी जीत 78,000 से अधिक मतों से हुई। वहीं तमिलनाडु विधानसभा में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन अंबासी सीट से उम्मीदवार थे। केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण विभाग के हैं। मुरुगन को इस चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई, वो चुनाव हार गए। भाजपा ने उन्हें विधानसभा चुनाव में यह सोचकर उतारा था कि जीत गई तो राज्यसभा में किसी और नेता को मौका मिल जाएगा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। मुरुगन का कार्यकाल वैसे 2030 तक है। तमिलनाडु की राजनीति में विजय थलापति की पार्टी तलिंगा वेत्री कड़गम टीवीके के रणनीतिकार रहे कपिल साहू का भी भोपाल से रिश्ता है। वे भोपाल के नेशनल लॉ कॉलेज से पढ़े हुए हैं।
केरल की कांजीरपल्ली सीट से भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन थे। वे 29,000 वोटों से चुनाव हार गए। वे भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। अब इस बात की संभावना अधिक है पार्टी एक बार फिर कुरियन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज दे, अन्यथा उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। किसी भी दिन अब राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए हैं, तो कुरियन रहते हैं या नहीं, यह देखने की बात है। अब हम बात करते हैं कि सत्ता के गलियारों में नौकरशाही में क्या चल रहा है। तो इस वक्त वहां जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो चर्चा हो रही है किसकी? अनिरुद्ध मुखर्जी की। सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं की हो रही है, और इसलिए हो रही है कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में इन्होंने अभी हाल ही में माफ़ी मांगी है, इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है। मामला बापूना एल्कुबू प्राइवेट लिमिटेड का था, जिसमें राजस्व मंडल अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र को अदालत ने अवमानना की श्रेणी में माना था। अनिरुद्ध मुखर्जी फरवरी 2025 से राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं। मुखर्जी 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी पत्नी दीप्ति गौड़ मुखर्जी भारत सरकार में कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय की सचिव हैं। वे अगस्त 2024 में डेपुटेशन पर गई थी। उसके बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने अनिरुद्ध मुखर्जी को भोपाल से पहले दिल्ली फिर ग्वालियर के रेवेन्यू बोर्ड में पोस्ट कर दिया। मुखर्जी ने बापूना एल्कोबू प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बोर्ड के अध्यक्ष के नाते सलाह पत्र जारी कर दिया था। उनकी सलाह आदेश के विरुद्ध अपील करने की थी, जबकि बोर्ड अध्यक्ष का पद अर्ध न्यायिक श्रेणी का पद है। कोई भी व्यक्ति न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करते समय न्यायिक आदेशों के मामले में सलाहकार की भूमिका नहीं निभा सकता। इसके विपरीत जाकर मुखर्जी ने सलाह दी। इससे मामला अदालत की अवमानना का बन गया। कोर्ट ने अवमानना का मामला दर्ज कर मुखर्जी को बुलाया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कोर्ट से माफ़ी मांगते हुए सलाह पत्र वापस ले लिया। अदालत ने टिप्पणी की कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से न्यायिक गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने की अपेक्षा होती है। न्यायिक आदेशों पर किसी प्रकार की एडवाइजरी जारी करना पद की मर्यादा के खिलाफ है। कोर्ट ने इस मामले को नज़ीर मानते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है और कहा है कि वे राजस्व मंडल अध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें ताकि आगे इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसा कोई कृत्य दोहराया गया तो इसे गंभीरता से लेते हुए कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बापूना एल्कुबू प्राइवेट लिमिटेड मध्य भारत की एक प्रमुख शराब निर्माता और बॉटलिंग कंपनी है जो 1987 से सक्रिय है। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है और इसके निर्माण संयंत्र मुख्य रूप से ग्वालियर में स्थित हैं। यह डाकूरम जैसे ब्रांड बनाती है और प्रमुख कंपनियों के लिए बॉटलिंग करती है। भारत में बापूना एल्कोब्रू के तीसरी पीढ़ी के डिस्टिलर्स द्वारा निर्मित डाकूरम चंबल घाटी की विद्रोही भावना को दर्शाती है। दोनों प्रकार के रम बापूना की डिस्टिलरी में ही तैयार किए जाते हैं, जिनमें प्राकृतिक स्वादों और मसालों के साथ बापूना की स्प्रिट का मिश्रण होता है। डाकू गोल्ड में दालचीनी की मनमोहक खुशबू है, जबकि डाकू सिल्वर में वेनिला का हल्का स्वाद है। ये रम चंबल क्षेत्र के समृद्ध इतिहास से प्रेरित है। साथ ही जावित्री की हल्की सी महक भी आती है। यह मिठास और हल्के मसाले का संतुलित मिश्रण है और इसका स्वाद अंत में हल्का महसूस होता है। अब बात करते हैं हम जो आईपीएस पुलिस में जो फेरबदल हुआ उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी तबादले आईपीएस अधिकारियों के हुए। जो तबादले हुए इनका इंतजार काफ़ी दिनों से किया जा रहा था। कुल 62 अधिकारियों की सूची जारी हुई, जिसमें जो है 24 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। कुछ तबादले ऐसे हैं जिन्हें लेकर राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस की बात हो रही है। एडीजी जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, राजा बाबू सिंह, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। वे पिछले दिनों अपनी जान को खतरा बताकर चर्चा में आए थे। 6 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दोबारा कप्तानी दी है। जो 24 हटाए उनमें 6 को जिले से जिले में भेज दिया है। जिन पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। सामान्यतः जो लोग हटाए गए हैं वो 2 साल वाले हैं। 2 साल जिनके हो गए थे उनको हटाया गया।
13 जो पुलिस अधीक्षक थे वो डीआईजी में प्रमोट होने के बाद भी डीआईजी पद पर एसपी बने हुए थे, उनको अब वापस डीआईजी बनाया, उनकी जो पदोन्नति हुई है पदोन्नत पद पर भेजा है। जो सागर के पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं, अनुराग सुजानिया सबसे चर्चित नाम है इस सूची में, वो उस एसआईटी के सदस्य रहे थे जो खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत से जुड़े एक मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी को दमोह से ग्वालियर भेजा गया है। यहाँ उन्हें सेनानी 13वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल का जिम्मा दिया गया है। दमोह में वे 2 साल 1 महीने ही रहे। आईपीएस सोमवंशी के बड़े भाई एवं आईएएस सोरोचिस सोमवंशी जो कि सीधी कलेक्टर थे, उन्हें 22 मार्च को सीएम ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हटा दिया था। सिवनी एसपी सुनील मेहता ने 25 जून 2024 को जिला संभाला था। उनके कार्यकाल में पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाई की। अक्टूबर 2025 में उन्हीं के कार्यकाल में हवाला मनी डकैती कांड भी हुआ, जिसकी गाज उन पर गिरी। तब पुलिस पर गंभीर आरोप लगे, आरोप उन्हें भी झेलना पड़े। यहाँ तक कि एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी करना पड़ी। यह कांड पूरे प्रदेश की बदनामी वाला था। यह कांड देश भर में चर्चा का विषय भी रहा। हालांकि बाद में जो आप देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राहत दे दी। रीवा में भी चेंज हुआ। रीवा एसपी जो शैलेंद्र सिंह चौहान है, वो उनको भोपाल में एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। उनको ट्रांसफ़र रीवा से करके भोपाल में पोस्ट कर दी। उनकी जो पत्नी है रुचिका चौहान, वो ग्वालियर की कलेक्टर हैं। भाव्या मित्तल का जो है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो भाव्या मित्तल की भी हो रही है। भाव्या मित्तल खरगोन की कलेक्टर हैं और 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इनकी चर्चा पहले भी होती रही है, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो अभी चर्चा है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब मंडियों का आकस्मिक निरीक्षण की बात की तो सबसे पहला दौरा जो है खरगोन जिले से उन्होंने शुरू किया था। मुख्यमंत्री महेश्वर तहसील के कतरगांव जो मंडी है उसके आकस्मिक निरीक्षण के लिए गए थे। गेहूं के उपार्जन की प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौरान मंडी में मुख्यमंत्री पहली बार गए। इसी निरीक्षण के दौरान जो है उन्होंने बहुत सारे जो निर्देश हैं वो दिए। निरीक्षण के बारे में जो मुख्य सचिव अनुराग जैन कलेक्टरों को पहले ही सचेत कर चुके थे। इसके कारण भाव्या मित्तल भी वहाँ मंडी में मौजूद थी। मुख्यमंत्री किसानों की वहाँ बात सुन रहे थे और कलेक्टर को निर्देश भी देते जा रहे थे। बहुत सारी व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद थी। मुख्यमंत्री जब सुबह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे किसान वहाँ खड़े हुए हैं। उन्होंने उनसे बात की, वहाँ की उनकी समस्याओं को समझा। उसी चर्चा के दौरान एक किसान ने जो है मुख्यमंत्री को ये कहा कि ये जो कलेक्टर हैं भाव्या मित्तल, वो तो हमारी दीदी हैं और जब तक वो हैं तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री का जिस तरह से उन्होंने बड़े आश्चर्य और अचरज से देखा कि ये आम किसान कलेक्टर के बारे में इस तरह कैसे बोल रहा है, ऐसा क्या कारण है कि कलेक्टर की तारीफ जो है इस तरह से किया जा रहा है। उस किसान ने ही मुख्यमंत्री को बताया कि जो मुआवजे की जो के बारे में जो नई नीति सरकार ने बनाई है उसके जो फैक्टर 2 के नाम से है, इसके बारे में चर्चा की। तो जो किसान सदा से पाटीदार है उसने बताया कि ये जो है विषय, इससे किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। इस विषय पर कलेक्टर के साथ मीटिंग पहले से तय है, तो वो कलेक्टर इस विषय पर किसानों से बात करने वाली हैं। वहाँ खरगोन जिले में जो धामनोद बड़वा 4 लेन में जितनी भूमि सरकार ले रही है उसकी गाइडलाइन में बड़ा दिलचस्प चीज़ें हैं ये होती हैं जो जिले में 20 साल से बढ़ी नहीं है गाइडलाइन। आप सोचिए कि सरकार ले रही है गाइडलाइन रेट जो है हर साल जब सरकार बढ़ाने के बजाय उसको कम कर देती है। ऐसा कहीं होता नहीं, शहरों में हमने देखा नहीं है। अब फैक्टर 2 लागू होने से क्या होगा कि किसानों को जो लाभ सरकार देना चाहती है वो लाभ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फैक्टर 2 कहता है कि जो भी आपका वहाँ का गाइडलाइन मूल्य है उससे 4 गुना देना। 4 गाइडलाइन मूल्य ही यदि होगा तो फिर कैसे होगा। तो इस विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो किसानों से बातचीत करके इस विषय में जो भी विसंगतियाँ हों उनको समन्वय के जरिए ठीक किया जाए। यदि गाइडलाइन रेट बढ़नी होगी तो निश्चित तौर पर गाइडलाइन रेट भी वहाँ बढ़ेगी। भाव्या मित्तल को बहुत लंबा समय वहाँ नहीं हुआ, अभी लगभग 1.25 साल से ही वो खरगोन में है। इसके पहले वो बुरहानपुर की कलेक्टर थी।
बुरहानपुर में भी उन्होंने बहुत सारे कारणों से चर्चा में थी, वो सख्त फैसलों के कारण भी थी। एक बाबू को उन्होंने चपरासी बना दिया था जिसकी खूब चर्चा हुई थी। सरकारी नल जल योजना के जो कार्यों की जो सराहना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्होंने की थी। भाव्या मित्तल सम्मानित भी हो चुकी हैं, राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया है। वो दिल्ली से पढ़ी हुई हैं और खरगोन जैसे आदिवासी इलाके में, निमाड़ मालवा के धूप वाले इलाके में वहाँ नौकरी कर रही हैं। एमटेक तक की पढ़ाई है और 2013 बैच की आईएएस अफसर हैं, बहुत टॉपर हैं। 34वीं रैंक उन्हें हासिल हुई थी। पहले उत्तर प्रदेश कैडर मिला, बाद में शादी के बाद वो मध्य प्रदेश आ गए। उनके जो पति हैं ऋषभ गुप्ता, वो खंडवा में कलेक्टर हैं। मध्य प्रदेश आने के बाद भाव्या मित्तल की ज़्यादातर पोस्टिंग निमाड़ मालवा के इलाके में हुई है। वे धार और नीमच में भी रहीं, इंदौर नगर निगम में व्यापार आयुक्त भी रहीं। इसके बाद बतौर बुरहानपुर कलेक्टर में उनकी पहली पोस्टिंग हो गई। बुरहानपुर के बाद खरगोन में कलेक्टर बन गई। भाव्या मित्तल बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने बहुत सारे एक्शन लिए। जो ई गवर्नेंस प्रबंधक प्रमोद पवार और सहायक प्रबंधक विपिन कुमार सिंह की जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट था वो ख़त्म कर दिया। 84 लाख रुपए के गबन का मामला था। जो पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक जो डीडीओ थे, उनके खिलाफ भी पुलिस में एफआईआर उन्होंने करा दी थी, गड़बड़ी उन्हें वहाँ भी मिली थी। भाव्या मित्तल क्या, वहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उनकी, जो करप्शन है उसको लेकर वो जीरो टॉलरेंस पर। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे वाटर कंजर्वेशन, उस पर बहुत सारा काम वो कर रही हैं। वाटर कंजर्वेशन को लेकर उन्होंने पुरस्कार मिला, उन्हें सम्मानित किया गया। जो खरगोन की जल संरचनाएँ हैं उनको वो जीवित कर रही हैं, जल संचय की क्षमता दुगनी कर रही हैं। अभी वैसे भी जो खरगोन है, पश्चिम जो क्षेत्र है उसके श्रेष्ठ जिलों में खरगोन है, केवल जल संचय के मामले में। और जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का था वो भाव्या मित्तल को मिला है। उन्होंने जिले के, जो आप सोचिए कि 4,21,000 जल संरचनाएँ उन्होंने बनाई हैं। लगभग 2,31,00,000 घन मीटर पानी जमा करने की उन्होंने क्षमता बढ़ाई है जिले में। इससे सोचिए कि निमाड़ मालवा कितना बदलने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाव्या मित्तल वहाँ कर रही हैं और पूरे प्रशासनिक हलके में उनकी चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति उन्हें 25 लाख का पुरस्कार भी दे चुकी हैं। जिले की नदियों को बचाने के लिए भी वो, और उनके किनारों को सुधारने के लिए भी बहुत अच्छा काम वो कर रही हैं। नर्मदा नदी है वहाँ, नानी वंशावली और बोराड़ नदियों के 8,000 हेक्टेयर जो खराब हो चुकी हैं, उस ज़मीन को पर जो है स्टॉप डैम, चेक डैम, खेत, तालाब और लूज वाटर स्ट्रक्चर जैसी चीज़ों से ठीक किया जा रहा है। जो छोटी नदियाँ पहले नवंबर या दिसंबर में सूख जाती थी, वे अप्रैल तक वहाँ बहती रहती हैं। कुंदा नदी के आसपास जो 627 जगह पर अवैध कब्जे उन्होंने हटाए। लगभग 106 एकड़ जो ज़मीन है वो उन्होंने खाली कराकर निधि वन वहाँ बना दिया है। जिले में 4,21,000 कृत्रिम जल भराव संरचनाएँ उन्होंने बनाई हैं, चेक डैम बनाए हैं। बहुत सारे जो काम है वो उन्होंने किया। भूजल स्तर बढ़ाने पर भी वो बहुत वहाँ काम कर रही हैं, जो उनकी एक उपलब्धि के तौर पर वहाँ दर्ज किया जा रहा है। पुरानी बावड़ियों का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। जिले में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं पर भी काम हुआ है वहाँ। जो इस साल जो है 3,290 हेक्टेयर नई ज़मीन इसमें जोड़ी गई है। किसानों को जो है फ़ायदा हो रहा है। ये जो सिंचाई क्षमता बढ़ रही है ना, उससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। उनका जो एक सबसे विवादास्पद निर्णय था वो बुरहानपुर में था। एक व्यक्ति को उन्होंने, आदिवासी व्यक्ति था, जिसे जिला बदर कर दिया था, और जिला बदर जिन कारणों से किया था वो कोई मामला बनता नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो है उन पर पेनल्टी लगाई थी। 25,000 रुपये की पेनल्टी लगी थी उस पर, जो भाव्या मित्तल पर लगाई गई थी। बाद में उन्होंने अपील भी की है। तो ये जो है इस तरह से भाव्या मित्तल वहाँ अपनी गतिविधियों को लेकर चर्चा में। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।